सफारती महाज पे पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बड़े फ़ैसले करने हैं ना, बड़े अहम फ़ैसले और बड़े पावरफुल फ़ैसले। और ब्रिक्स के बारे में क्या फ़ैसला करना है इस साल पाकिस्तान ने, एससीओ की समिट हो रही है अगले महीने, और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन उसमें जो सबसे एक एक तो गज़ा के हवाले से भी मैं बात करता हूँ, लेकिन ज़रा G7 को देख लें कि वहाँ G7 में क्या हुआ है। ये G7 तमाम G7 से मुख्तलिफ है, जो मैंने कल भी बात की थी ना, कि वहाँ पे प्रेसिडेंट बाइडन है, उनका इलेक्शन होना है, मैक्रो है, उनका इलेक्शन होना है, ऋषि सुनाक उनका इलेक्शन होना है। मतलब सब ही जो हैं वो अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने मसाइल में घिरे हुए हैं। और ज़ेलेंस्की जो हैं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यूक्रेन के, उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। उनको $50 बिलियन देने का फ़ैसला हो गया है। लेकिन ये वो 50 बिलियन है जो कि $323 बिलियन जो फ्रीज़ हुए थे यूरोप में रशिया के, उनमें से कहा गया है कि आपको हम एक लंबा प्रोसेस है। और इसको प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि ये एक चोरी है, हमारा पैसा चुराया गया। अब ये जब वहाँ पर मौजूद थे और सारे G7, तो 3-4 वहाँ पे बातें हो रही। एक तो वहाँ पे ये हुआ कि जी यूक्रेन के हवाले से मुकम्मल सपोर्ट रहे, क्योंकि ट्रंप आने के बाद जो है वो क्या, मतलब ट्रंप ने तो कहा था पैसे दो, ठीक है ना, पैसे दो। और ये उसके बाद जो है वो मतलब बहुत प्रेसिडेंट ट्रंप के जो है ख्यालात हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं। लेकिन इशू ये है कि जो दो बातें प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इसी दौरान आ गई रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से। एक तो यह है कि उन्होंने पेश कर दिया अमन मुआहदा कि भाई मैं यहाँ पे यूक्रेन की जंग फौरी तौर पे सीज़ फायर करने के लिए तैयार हूँ, फौरी तौर पे यूक्रेन की जंग बंद करने को तैयार हूँ। 3-4 कंडीशन हैं। पहले तो ये कि डी मिलिटराइजेशन और डी नाजिफिकेशन जो लफ्ज़ वो यूज़ करते हैं, उन्होंने कहा एक तो ये। अच्छा, डी नाजिफिकेशन का मतलब होता है ज़ेलेंस्की को आगे पीछे या तरतीब। दूसरा ये कि नेटो में कभी यकीन दहानी करवाई जाए कि कभी यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। तीसरी जो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो कि उनकी तरफ से आई, उन्होंने कहा देखें मैं तो पीस की बात कर रहा हूँ, और पीस जो है और वो ये है, ये तकरीबन वैसी ही बात है जो कि चाइना की तरफ से आई थी कि जो जहाँ पे है वहीं पे रुक जाएगा। और ये तो उन्होंने कहा 4 जो इलाके हैं उनको, जो यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो ये दोनस्टैक, ज़ेपोरिजिया, केरसा और लुहांसिक। तो ये जो 4 इलाके हैं जहाँ पर रशिया ऑलरेडी मौजूद है, इन 4 इलाकों को तस्लीम कर लिया जाए कि ये 4 इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे वो इलाके हैं जहाँ पे रेफरेंडम्स हुए थे पहले और ये सारा हुआ था। तो इन 4 इलाकों को तस्लीम कर लिया जाए, दुनिया तस्लीम कर ले, हम उसके बाद जो है और नेटो में कोई ना जाए। और हाँ, और रशिया के सारे जो फंड्स हैं वो वापस किए जाएँ और पाबंदियाँ हटाई जाएँ, तो हम जंगबंदी को तैयार हैं। इसको फौरी तौर पर यूक्रेन ने मुस्तरद कर दिया। अच्छा, अब एक तो ये ऐलान हुआ, दूसरा जो ऐलान हुआ वो हुआ कि प्रेसिडेंट मैक्रो ने, देखिए 5 जून को ये हुआ है कि जो गैलेंट हैं, यानी जो कि इसराइल के वज़ीर दिफा, इसराइल के वज़ीर दिफा जो हैं वो F-15 तैयारे में बैठे और उन्होंने कहा ज़रा मुझे सैर तो कराओ, ये मैं गज़ा के ऊपर ज़रा घूम घाम के आता हूँ। तो वो F-15 पे बैठ के वो गज़ा का उन्होंने एक जायज़ा लिया और उसके बाद वो शुमाली इसराइल की तरफ गए और शुमाली इसराइल पे उन्होंने, वहाँ पर लड़ाई हो रही है इसराइल फ़ौज की और हमास की, और सॉरी हिजबुल्लाह की। तो वहाँ पर वो आग लगी हुई थी और लड़ाई हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने शाबाश दी, ये प्रॉपर वाक़या है, उन्होंने शाबाश दी अपने इसराइल की फ़ौज को कि तुमने ये बॉर्डर के ऊपर ऐसी तैसी फेरी हुई है हिजबुल्लाह की, और लगे रहो। अच्छा जी, थोड़ी देर बाद उनको पता चला कि ये जो आग लगी हुई है और ये तबाही फिरी हुई है, ये हिजबुल्लाह की साइड पे नहीं है बल्कि इसराइल की साइड पे है। और ये जहाँ पे आयरन डोम की फैक्ट्री थी उसको हिट किया है हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ने। तो ये एक बड़ी अजीब, उसके बाद ये हुआ कि वापस आके फिर इन्होंने हिट किया, इसराइल की फ़ौज ने वो हिजबुल्लाह के जो रहनुमा, कल भी हमने बात की थी, उनको निशाना बनाया। उसके बाद उन्होंने 250-300 मिज़ाइल फायर कर दिए और आज भी मिज़ाइलों की बारिश। अब ये सूरत हाल बन गई कि ये हिजबुल्लाह के साथ मामला ख़राब। वहाँ G7 में मैक्रो जो हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पहली और दूसरी जंग अजीम तक
दूसरी जंग अजीम तक जो जैसे बरतानिया बहुत जगहों पे रहा दूसरी जंग अजीम के ख़ात्मे तक बरसगीर समेत, इसी तरह फ्रांस भी लेवांत के या लेबनान के इलाकों में रहा। तो दूसरी जंग अजीम में जब ये सारे यूरोप थक हार के उधर हिटलर को भी कूटा, खुद भी ऐसी तैसी फिर गई क्योंकि बिल्कुल मईशतें सबकी तबाह हो गई थी, तो इन्होंने भी दुनिया से निकलना शुरू किया। तो ये यहाँ से लेकिन अच्छे नोट पे गए। मैं हमेशा बात करता हूँ फ्रांस अच्छे नोट पे गया लेबनान से, जिसकी वजह से उनकी साथ, तो वहाँ प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम अमेरिकन, हम बात हो गई अमेरिकन के साथ और हिजबुल्लाह के साथ, सॉरी इसराइल के साथ, और वहाँ पर लेबनान, इसराइल, अमेरिका, फ्रांस एक ट्राइलेटरल से, और इसमें ट्राइलेटरल एक समिट बुला के और इसको हम मज़ीद फैलने से रोकेंगे और ट्राइलेटरल समिट होगी। इसराइल ने कहा हम तो नहीं बैठेंगे और हम तो हिजबुल्लाह के साथ फ्रंट खोलेंगे। तो वो यानी अब आप ये समझें कि ये जंग एक, मतलब इसमें मेरे ख्याल से अमेरिका और G7 और यूरोप अब किसी और तरफ जाएंगे। मैंने आपसे कहा ना कि वो जो है अब ये मामलात एक ऐसी जगह चले गए हैं, ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और ये सारे मामलात। अब G7 को, यानी मैक्रोन जो हैं, उन्होंने एक अपनी तरफ से कहा कि भाई इसको हम रोक रहे हैं, और फ्रांस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है ये डी एस्केलेट करने में। फ्रांस का बड़ा इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी रही। कई दफ़ा वो मैक्रोन आए हैं, उनके लोग, मतलब वो इसको रोकना चाह रहे हैं, लेकिन वो नेतन्याहू हम तो करेंगे, हम तो करेंगे, चलें जी। अच्छा, तो तीसरी जो बात दरमियान में हुई है, जो कि ख़बर आई इधर से ही प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से, वो प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से ख़बर ये आई जनाब कि ये जो है प्रेसिडेंट पुतिन अगले हफ्ता, अच्छा अगला हफ्ता इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे G7 ख़त्म होती है तो स्विट्ज़रलैंड में समिट हो जाएगी शुरू, यूक्रेन पीस समिट। अब यूक्रेन की जो पीस समिट है, ये ज़हन में रखें कि यूक्रेन की जो, देखें ये G7 का इजलास था जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर काफ़ी मुल्कों के गए और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहाँ पे थे, जिनको बुलाया हुआ था। लेकिन जो यूक्रेन की समिट हो रही है वो कोई G7 या G20 नहीं है, वो एक ऐसी समिट हो रही है जो रशिया के खिलाफ है। यूक्रेन बुला रहा है ना, तो ये रशिया के खिलाफ है, रशिया तो उसमें नहीं है ना। अच्छा, अब उसमें जो ममालिक जा रहे हैं तो ज़रा सोच समझ के जाएं। जैसे अच्छा, चाइना भी नहीं जा रहा, सऊदी अरेबिया भी नहीं जा रहा, MBS भी गालिबन नहीं जा रहे, शायद उनका कोई डेलीगेशन है, पाकिस्तान भी नहीं जा रहा। अभी तक जो मेरी इतलात है, पाकिस्तान का कोई शायद डेलीगेशन किसी लेवल पे चला जाए, मेरा ख्याल है कि शायद नुमाइंदगी भी ना हो। चाइना भी नहीं जा रहा, रशिया भी नहीं जा रहा। किसी जंग के, किसी मामलात के जब मुज़ाकरात होते हैं, उसको सीज़ फायर या पीस की तरफ, तो दोनों फरीकैन होते हैं ना, एक फरीक तो नहीं करेगा। मतलब अभी ये जो पीस जो एग्रीमेंट हो रहा है, तो इसराइल भी आता है उधर से, मतलब मीडिएटर्स दोनों साइड्स बुलाते हैं ना। अब रशिया भी नहीं है, चाइना भी नहीं है, तो मुज़ाकरात किसके हो रहे हैं? तो बात ये सारी, लेकिन ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि दुनिया उनको नज़र आए कि भाई वो लोग बहुत सारे पहुँचेंगे। भाई रशिया लेकिन आइसोलेट तो नहीं हुआ ना, आइसोलेशन में तो नहीं गया, बल्कि एक और एक नया, इसमें से एक नया, वो कहते हैं ना, नया कट्टा खुल गया इसमें। वो ये हुआ है, ये कट्टा खैर कोई कई सालों से, कई दहाइयों से खुला हुआ है, मगर उसने एक नया रंग ले लिया अभी दरमियान में। और वो ये हुआ है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो अगले हफ्ते या अगले चंद दिनों में, अभी फौरन आगे पीछे, वो शुमाली कोरिया जा रहे हैं। शुमाली कोरिया, ठीक है। और शुमाली कोरिया में 40 साल जो किम जोंग यून है वो उनके साथ मिलेंगे, क्योंकि पिछले साल एक हफ्ते का दौरा किया था उन्होंने, जो बिल्कुल ईस्टर्न रशिया है। एक हफ्ते वो ट्रेन में जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, वो उनकी फैक्ट्रीज का दौरा कर रहे हैं। वो पूरा जो है पिछले साल उनका एक ज़बरदस्त किस्म का एक हफ्ते तवील दौरा था, ठीक है, ट्रेन और बाय रोड। और वो पूरा जनाब, लोगों को याद होगा पिछले साल वो जनाब पूरा एक हफ्ता पहले प्राइवेट वो आर्मर ट्रेन में गए थे, फिर उसके बाद वो ऊपर वो बिल्कुल खासा में गए थे, ये समिट हुई थी, फिर वो आइलैंड में लैंड हुए थे, फिर ये व्लादिवोस्तोक तक पहुँचे थे, जो बिल्कुल एक फार ईस्ट कोना है रशिया का। अच्छा, रशिया जो है, चूँकि सोवियत यूनियन था पहले,
शुमाली कोरिया जो है उसको बनाने वाला रशिया है, यानी रशिया जो है उसने शुमाली कोरिया बना ही रशिया की वजह से है। अगर आप चले जाएं ना उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरिया दो हिस्सों, मतलब अगर उस ज़माने के अखबार देखें तो वहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग है ये। अगर मैं देखूँ ना तो ये मिसाल के तौर पे जैसे LA टाइम्स रेड्स इन्वेडिंग कोरिया, जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे चढ़ाई की, यानी नॉर्थ कोरिया तो नहीं, एक ही कोरिया था, उधर अपर साइड पे जो है वो जाहिर है कि सोवियत थे और नीचे अब वो रेड्स का नाम दिया था, रेड्स यानी सुर्ख। हमारे यहाँ भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सुर्खे, ये जो था ना, अच्छा उस सुर्खे इसलिए इस्तेमाल हो रहा था लफ्ज़ कि चाइना भी साथ था, चाइना ने इन्होंने चढ़ाई कर दी कोरिया पे। अच्छा उसके बाद आप ज़रा इनके अगर उस ज़माने के अखबार देखें ना, बड़े मज़ेदार है। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑथोराइजेज यूज़ ऑफ ग्राउंड ट्रूप्स इन कोरिया, यानी उस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा जनाब ये इजाज़त है आपको, आप जो है ना फौरी तौर पे, ट्रूमैन ने कहा कि ये जो है ना मतलब कूद जाओ, ठीक है, ग्राउंड ट्रूप्स कूद जाएं इसमें। अच्छा उसके बाद जनाब ये आप देखें, नॉर्थ कोरियंस, न्यूयॉर्क हेरल्ड ट्रिब्यून, नॉर्थ कोरियंस इन्वेड साउथ कोरिया 20 माइल्स सियोल से, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्डर्स अ सीज फायर, लेकिन जनाब नहीं हो सकी सीज फायर, और ये जंग जो है ये फटा बढ़ता गया। अच्छा फिर उसके बाद एक और बयान आ गया दरमियान में, वो बड़े खौफनाक बयान था ये। अगर उस ज़माने का अखबार है डेमोक्रेट, रशिया हैज़ एटॉमिक बॉम्ब, और मतलब एक होता है ना एक शदीद कशीदगी, रशिया हैज़ एटॉमिक बॉम्ब, ये हेडलाइन है उस ज़माने के अखबारों की। और US लर्न्स ऑफ रीसेंट एक्सप्लोजन, कहीं रशिया ने न्यूक्लियर टेस्ट वेस्ट किया होगा अंदर, वो इन्होंने कहा कि जनाब ये न्यूक्लियर जंग छिड़ने वाली है, और ये वो सारा जैसे होता है ना। और फिर उसके बाद ये 3 साल के बाद ये जंग ख़त्म हुई, वॉर इज़ ओवर। तो वॉर इज़ ओवर जब हुआ ना, तो ये वॉर ओवर नहीं हुई बल्कि स्टेलमेट पे ख़त्म हुई। स्टेलमेट पे ख़त्म इस तरह से हुई कि वो जो है वो अच्छा UN रेड्स, यानी वो रेड्स नीचे अगर आप देखें ना हिस्ट्री, वो लफ्ज़ नज़र आ रहा है आपको नीचे, वो रेड्स ही मतलब रेड ही है उसमें, मतलब उसको वो सुर, क्योंकि चाइना भी साथ। तो अच्छा अब ये हुआ कि वो स्टेलमेट पे ख़त्म हुई। तो जो स्टेलमेट पे जंगें ख़त्म होती हैं वो कभी हल नहीं होती, वो इश्यूज़ कभी हल नहीं होते, क्योंकि वो जो जहाँ जैसे मिसाल के मतलब वो आप समझ लेना कि एक वो जो पैरेलल 38 बन गई बीच में, एक लंबी सी लकीर है जिस डीमिलिटरी जोन है बीच में, जनाब इधर से उधर क्रॉस करके जाएं और वो फ़ौजें यहाँ तक जा सकती हैं, सिविलियन यहाँ से जा सकते हैं, खड़े हैं आमने सामने दो, तो वो एक दरमियान में जो है वो एक लाइन बन गई। अब उसको सीज़ फायर कहा जाए या उसको जो भी नाम दें आप, लेकिन वो ये कि वो हल नहीं हुआ, मसला कोरिया का हल नहीं हुआ। जंगें बाज हल नहीं होती, जैसे कश्मीर का मसला, आपका क्या ख्याल है कश्मीर की जंग ख़त्म हो गई है? नहीं, कश्मीर की जंग आज भी जारी है, सीज़ फायर है। या आप समझ लें कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC। अब लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल LOC है ना, तो LOC के ऊपर जो है वो एक मतलब हालत जंग है, मतलब रुकी हुई है लेकिन जंग। अगर मैं ये कहूँ कि जी क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग ख़त्म हो गई है, तो जंग ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के इशू पे जंग है, और एक जगह पे जाके एक लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि बॉर्डर नहीं है, ठीक है ना, हमारा बाकी तो बॉर्डर है ना इंडिया के साथ, लेकिन जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो जंग जारी है। इधर भी फौजें खड़ी हैं, उधर भी फौजें खड़ी हैं, अचानक आपको तो गोलाबारी हो गई, उधर से फायर हो गया, इधर से फायर हो गया, ठीक है। तो वो ये सेटल नहीं हुआ इशू, कश्मीर का इशू सेटल नहीं है, ठीक है ना। एक कांस्टेंट इसी तरह से चाइना और इंडिया के दरमियान जो है वो आप उसको आगे कर लें पीछे कर लें, तलखियाँ राउंड्स कर दें, ये कर दें वो कर दें, वो एक कांस्टेंट, क्योंकि बॉर्डर इशू है तो वो जंग अपनी जगह मौजूद है। यूक्रेन रशिया अपनी जगह रुक जाएंगे मगर जंग है, तो वो सीज़फायर हो जाएगा, माहिदे हो जाएंगे, लेकिन इनका जगह अपनी ज़मीन 1 इंच छोड़ना भी किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूक्रेन, 1 इंच। अभी इतना सारा जो इलाका निकल गया है, इंडिया का इलाका बहुत सारा निकल गया हाथ से ना, देखें ना। अब ये इसको और
कभी इम्कान आते हैं आने वाले दिनों में अगर इंडिया और चाइना के दरमियान मामला दुरुस्त ना हुए, जिसकी वजह से मुझे डर इस बात का है कि जो मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि उनकी तरफ से जो बयानात आते हैं इंडिया की तरफ से शुरू से ही जो आने शुरू हैं, जो यहाँ से शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद भेजी, उधर से मुबारकबाद जवाब आ गया, फिर नवाज शरीफ साहब ने भी जवाब आ गया, लेकिन जो ये वो 98-99 वाला की दुनिया नहीं है, और ना ये वो दुनिया है जो मोदी यहाँ से जो मर्जी हो उनका एक उन्होंने एक एक इशू के ऊपर इलेक्शन की पोजीशनिंग है। अब देखें जो मर्जी कहें, मैं जो इंडिया बहुत सारे मामलात में बहुत आगे है हमसे, बहुत ज़्यादा। उनका जो पॉलिटिकल है ना, मतलब उनका जो पॉलिटिकल उनकी जो एक थिंकिंग है ना, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं या बीजेपी आरएसएस, आप हज़ार इख्तलाफ करें, उनका एक जहन है, वो मतलब आप इख्तलाफ करते रहें, बुरा भला कहते रहें, उनका एक जहन है कि हम हिंदुत्व रियासत चाहते हैं भाई यहाँ पे।